नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पॉलिटी में आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है स्थानीय स्वशासन। यानी आज हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। जब भी स्थानीय स्वशासन की बात आती है तो इसको हम दो स्तरों पर देखते हैं। एक आपका ग्रामीण स्थानीय स्वशासन जिसमें हम ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत के विषय में पढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ इसका जो दूसरा रूप है वो नगरीय स्थानीय स्वशासन है या शहरी स्थानीय स्वशासन इसको बोल सकते हैं, जिसमें हम नगर पालिकाएं, नगर निगम, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इस टॉपिक में हम 93वां संविधान संशोधन और 94वां संविधान संशोधन डिस्कस करते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि स्थानीय स्वशासन होता क्या है। स्थानीय स्वशासन, जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ पा रहे होंगे, स्थानीय लोगों का शासन या स्थानीय लोगों द्वारा स्थानीय लोगों के लिए शासन की एक व्यवस्था। गांव और जिला स्तर का एक ऐसा शासन जहां सामान्य व्यक्ति यानी कॉमन से कॉमन आदमी जो है उसके हाथ में पॉलिटिकल पावर हो, राजनीतिक शक्तियां, राजनीतिक अधिकार सामान्य से सामान्य व्यक्ति को मिले हुए हों और व्यक्ति अपनी जो भी लोकल प्रॉब्लम्स होती हैं, स्थानीय समस्याएं होती हैं, उनका निराकरण स्वयं कर सके। इसके साथ साथ जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है, प्रशासन होता है, उसमें एक निर्णायक भूमिका अदा कर सके। इस प्रकार की व्यवस्था जो होती है वो स्थानीय स्वशासन कहलाती है। एक तरह से दूसरी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझें तो आप जानते हैं कि जैसे हमारा जो संघ है, भारत है, वहाँ पर शक्तियों का एक सेंटर होता है, जो प्रमुख केंद्र बिंदु है जहाँ पर पावर्स जो है जिस चीज़ को दी गई हैं वो हमारा सेंटर है, केंद्र है। अब केंद्र से जो शक्तियों का बंटवारा होता है, केंद्र से राज्यों को, राज्यों से जिलों को, ठीक है, जिलों से फिर गाँवों को। तो ये क्या है, ये व्यवस्था आप समझ पा रहे हैं। सबसे जो मेन पावर है वो कहाँ पे है, सेंटर में है, केंद्र में है। केंद्र से जो दूसरे नंबर पर जो पावर्स होती हैं जिनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो स्टेट्स लेवल्स पर हो जाती हैं। स्टेट लेवल पर स्टेट के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं उनको एक अलग प्रकार की पावर्स दी गई हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी गांव होते हैं, ठीक है, या जितने भी शहर होते हैं उनको एक अलग तरह की पावर्स दी गई हैं। तो ये जो सिस्टम है इसको आप क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे हम शक्तियों का बंटवारा। एक तरह से हम बोल सकते हैं इसको विकेंद्रीकरण, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन। यानी शक्तियां एक ही जगह पर केंद्रित न होकर के शक्तियों का विभाजन, ताकि सामान्य से सामान्य लोग तक ये जो है ये सारी चीजें पहुंच सकें। ठीक है, तो ये पूरी व्यवस्था होती है, इसी को हम कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। आई होप आपकी समझ में ये सारी चीजें आ गई होंगी। अब इसके थोड़े से इतिहास की तरफ चलते हैं कि जो स्थानीय स्वशासन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ये कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, या फिर प्राचीन भारत में भी क्या इस तरह की कोई लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जो व्यवस्था थी वो हमें देखने को मिलती है। हालांकि आप इसको ऐसा न समझें मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, लेकिन क्योंकि हम स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ रहे हैं तो सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले वैदिक काल देखते हैं। तो वैदिक काल में जो स्थानीय स्वशासन की एक पद्धति है ये कहीं ना कहीं वहाँ पर भी इसके बीज दिखाई देते हैं। वैदिक काल में गांव का जो मुखिया होता था उसको ग्रामणी कहा जाता था। इसके अलावा इसका दूसरा भी नाम था ग्रामाधिपति। ठीक है, गांव के मुखिया को वैदिक काल में ग्रामणी या ग्रामाधिपति के नाम से जाना जाता था। और ये चुना कैसे जाता था, जो ग्राम परिषद होती थी, ठीक है, उसके द्वारा गांव के मुखिया का चुनाव किया जाता था। बौद्ध काल में देखते हैं तो यहाँ पर गांव के मुखिया को गांव का शासक कहा जाता था, और गांव का शासक उसको जो पद नाम दिया जाता था वो था ग्राम योजक। ठीक है, ग्राम योजक को उसी गांव के जो निवासी होते थे उनके द्वारा चुना जाता था। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ग्राम योजक होता था, बौद्ध काल की बात हम कर रहे हैं, ये राजा की सभा में ग्राम का एक रिप्रेजेंटेटिव होता था। ठीक है, गांव के प्रतिनिधि के रूप में ये काम करता था। जैसे गांव की कोई समस्या है, गांव की कोई प्रॉब्लम है, गांव के किसी व्यक्ति को किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी बात अगर वो अपने स्तर से उसको सॉल्व कर सकता है तो उसको कर रहा है, नहीं कर सकता है तो उसकी जो प्रॉब्लम है उसको कहाँ तक पहुँचाना, राजा के पास तक पहुँचाना। तो एक जो बीच की कड़ी था गांव और इस राजा के बीच में, वो ग्राम योजक होता था। फिर मौर्य काल में गांव का जो मुखिया होता था वो ग्रामिक कहलाता था। यहाँ पर जो ग्राम सभा होती थी वो एक न्याय सभा के रूप में भी काम करती थी। न्याय सभा का मतलब समझते हैं, अगर कोई छोटा मोटा कोई मामला है तो उसे राजा तक न पहुँचा करके अपने आप में ही उसका जो है सॉल्यूशन कर लिया जाता था गांव के सभी लोगों के गांव के सभी लोगों के द्वारा बैठ करके। पूरा जो ग्राम होता था, पूरा गांव होता था मौर्य काल में, वो एक अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र गणराज्य की तरह काम करता था। यानी हस्तक्षेप जो होता था गांव के प्रशासन में मौर्य काल में, वो राजा का बहुत कम होता था। फिर गुप्त काल में देखते हैं तो गांव का मुखिया ग्रामिक, ग्रामपति, ये ग्राम हत्तर के नाम से जाना जाने लगा। और ग्रामिक के विरुद्ध यहाँ पर एक सिस्टम बनाया गया था कि अगर ग्रामिक कोई ऐसा काम करता है जो कि गांव की जो व्यवस्था है उनके अनुरूप नहीं है,
तो जो लोग थे गांव के, वो ग्रामिक के विरुद्ध राजा के पास में क्या कर सकते थे, अपील भी कर सकते थे। मुगल काल जब आता है गुप्त काल के बाद में, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान स्थानीय स्वशासन व्यवस्था पर दिया जाने नहीं देखा जाता है। खास करके जैसे हम बात करें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उसको नेगलेक्ट कर दिया गया था, बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया गया था। फिर ब्रिटिश काल में फिर दोबारा से जो है ये चीज़ें पनपने लगती हैं, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है लॉर्ड रिपन। 1882 में इन्होंने जो है स्थानीय स्वशासन व्यवस्था की शुरुआत कहीं ना कहीं यहाँ से मानी जाती है, और इसी वजह से लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में स्थानीय स्वशासन जो शब्द है, इसके मुख्य प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है महात्मा गांधी को। इन्होंने स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था का समर्थन किया था, और इनके समर्थन में कुछ अन्य लोग भी थे, जैसे आपके दादा भाई नौरोजी, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय। इन लोगों ने भी स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था के पक्ष में जो है अपने विचार दिए थे। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, ये स्थानीय स्वशासन व्यवस्था के विरोधी थे। इनका ये मानना था कि अगर स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था को प्रकाश में लाया जाएगा, तो इससे कहीं ना कहीं सामंती, पुरुषवादी, जातिवादी, इस प्रकार के एक सामाजिक ढांचे का निर्माण हो जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए काफ़ी हानिकारक होगा। तो ऐसा मानना था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। अब आते हैं अपने मुख्य टॉपिक पर। वर्तमान समय में जिस रूप में, जिस फॉर्मेट में आप स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को देखते हैं, ये जो है जर्नी एकदम से स्टार्ट नहीं हुई थी। कुछ समितियां थीं, और खास करके ये समितियां जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनके नाम और इनकी ईयर आपको याद रखने हैं, क्योंकि लास्ट ईयर भी यूपी पीसीएस के पेपर में ये समितियां डायरेक्टली पूछी गई थी। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता समिति, इसके बारे में सबसे पहले इसको देख लेते हैं। 1957 योजना आयोग जो हुआ करता था उस टाइम पे, वर्तमान में जिसे नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, तो योजना आयोग के द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अध्ययन के लिए इस समिति का गठन किया गया था, और इसकी कुछ सिफारिशें थीं। बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर इनके ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये मेंस पर्सपेक्टिव से चीज़ें हो जाएंगी, और यहाँ पर हम प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो हमको वही चीज़ें देखनी है जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। पंचायतों का त्रिस्तरीय ढांचा बनाए जाने की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। त्रिस्तरीय मतलब 3 स्तर होने चाहिए पंचायतों के, एक ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक लेवल पर आपकी पंचायत समिति, और जिला लेवल पर आपका जिला परिषद। इस तरह की 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने करी थी। इसके साथ साथ इस समिति के द्वारा यह भी कहा गया था कि जो जिला परिषद है, इसका अध्यक्ष जिलाधिकारी होना चाहिए। ठीक है, 1958 में जो भी सिफारिशें बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दी गई थी, उन सभी सिफारिशों को स्वीकृत कर लिया गया था। 2 अक्टूबर 1959 को इसके बाद में क्या हुआ कि पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय प्रणाली का शुभारंभ जो है वो कर दिया गया था, और ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि कहाँ से सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था, जो को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी, उसकी स्टार्टिंग हुई थी। तो ये नागौर जिले से हुई थी, राजस्थान के। फिर इसके बाद में ये भी पूछा गया है कि पहले तो सबसे पहले नागौर जिले से हुई थी, और दूसरा इसका जो प्रारूप है वो कहाँ पर देखने को मिला था, तो ये आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिले में। ठीक है, तो सबसे पहले नागौर जिला राजस्थान, और दूसरे नंबर पर ये कहाँ पे स्टार्ट हुई थी, आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिले में। दूसरी समिति आती है आपकी अशोक मेहता कमेटी, 1977, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जैसे आपने देखा था बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायतों के 3 स्तरों की बात करी थी, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश उन्होंने की थी। अशोक मेहता कमेटी के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में द्विस्तरीय प्रणाली की बात की गई थी। यहाँ पर ग्राम पंचायतों को नेगलेक्ट कर दिया गया था। इनका मानना था कि एक मंडल पंचायत होनी चाहिए और एक जिला पंचायत होनी चाहिए, जिला परिषद होनी चाहिए। इसके अलावा अशोक मेहता कमेटी ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश भी करी थी। पंचायती राज संस्थाओं को सबसे पहले संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश भी अशोक मेहता कमेटी की थी। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा था कि पंचायतों को कराधान की पावर भी दी जानी चाहिए, यानी पंचायतें अपने स्तर पर जो करारोपण है वो कर सकती हैं, जो स्थानीय कर हैं उनको लगा सकती हैं और उनको कलेक्ट कर सकती हैं। और उन करों से जो पैसा कलेक्ट होगा उनका ग्राम विकास से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं उनमें उसका यूज किया जा सके। तीसरी कमेटी आती है आपकी GV राव कमेटी, 1985। इन्होंने जिला विकास आयुक्त का एक नया पद सृजित करने की सिफारिश की थी। इसके अलावा जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए जो है पंचायतों में उचित प्रतिनिधित्व की सिफारिश भी GV राव कमेटी 1985 के द्वारा की गई थी। इसके बाद में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति आती है, या कभी कभी इसको खाली LM सिंघवी समिति के नाम से भी जाना जाता है, शॉर्ट में भी आ जाता है। जो कई एग्जाम्स में लक्ष्मीमल सिंघवी नाम न दे करके केवल LM सिंघवी जो है
दे दिया गया है, तो जिससे कभी कभी क्या हो जाती है, कन्फ्यूजन हो जाती है, तो आपको याद रखना है। लक्ष्मीमल मतलब LM सिंघवी समिति, इन्होंने भी पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश करी थी। और इसके अलावा जैसे कि आपने देखा था, अशोक मेहता कमेटी ने पंचायतों के 2 स्तरों की बात करी थी, और आपकी बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायतों के 3 स्तरों की बात करी थी, और लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने भी पंचायतों के 3 स्तरों की बात यहाँ पर करी थी। इसके अलावा इन्होंने कहा था कि राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए और पंचायतों को करारोपण का अधिकार दिया जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं कि स्थानीय स्वशासन, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, इसकी हम 2 रूपों में इसका अध्ययन करते हैं। एक आपका ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और दूसरा आपका शहरी या नगरीय स्थानीय स्वशासन। तो जो 73वां संविधान संशोधन है 1992 का, वो संबंधित है आपके ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, और 74वां संविधान संशोधन ये जो है नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। तो 1 बाय 1 सारी चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले 73वें संविधान संशोधन में जो अधिनियम थे, जो उपबंध थे, उनको देख लेते हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992 ये PV नरसिम्हा राव के काल में जो है लाया गया था, और 24 अप्रैल 1993 से ये लागू हुआ। और इसी वजह से जैसे आपने देखा होगा कि पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 से ही 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के प्रावधान लागू किए गए थे, और पंचायतों को यहाँ से इस अधिनियम के द्वारा एक संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा भाग 9 जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची जिसमें 29 विषय थे वो जोड़े गए, और आर्टिकल 243 से लेकर के 243 तक जो है इस अधिनियम के द्वारा जोड़े गए थे। और वहीं बात करें नगरीय स्थानीय स्वशासन जुड़े हुए उपबंधों में, तो 74वां संविधान संशोधन 1992 ये सेम ईयर में ही था। ठीक है, 1 जून 1993 से ये प्रभावी हुआ था, तो सेम ईयर में दोनों संविधान संशोधन आए थे। और 73वां जो है आपका ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड है, और 74वां आपका नगरीय स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड है। उपबंध क्या थे, जैसे 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 जोड़ा गया, और इसके द्वारा भाग 9 का, ठीक है, और इसमें आर्टिकल जोड़े गए थे 243 त से लेकर के 243 या 6। कभी कभी अंग्रेजी वाले लेटर्स के रूप में भी इसको पूछा जा सकता है। तो 243 त का मतलब है 243 पी, और 243 या 6 का मतलब है 243 जेड जी। ठीक है, और याद रखना भी इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे 243 से लेकर के 243 अण तक, ठीक है, ये जो है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से जुड़े हुए इसमें प्रोविजंस हैं। और अणा के बाद में क्या आता है, त, अल्फाबेटिकली अगर देखा जाए तो 243 अणा, अणा के बाद में क्या आएगा, त, तो त से जो है स्टार्ट होता है आपका नगरीय स्थानीय स्वशासन। ठीक है, यहाँ पर 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, यहाँ पर 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन में देखते हैं तो 11वीं अनुसूची जिसमें 29 विषय थे, और इधर देखते हैं अगर नगरीय स्थानीय स्वशासन की तरफ, तो यहाँ पर 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जिसमें 18 विषय थे। तो ये इन विषयों से जुड़े हुए प्रश्न भी पूछे गए हैं कि 11वीं अनुसूची में पंचायतों से जुड़े हुए कितने विषयों की बात की गई है, तो 29, और 12वीं अनुसूची में पंचायतों से जुड़े हुए या नगरीय स्थानीय स्वशासन से जुड़े हुए कितने विषयों की बात की गई है, तो 18 विषयों की बात की गई है। ठीक है, अब 1 बाय 1 जितने भी आर्टिकल्स हैं इनसे जुड़े हुए उनको देख लेते हैं। सबसे पहले आता है आर्टिकल 243 को, इसमें ग्राम सभा के बारे में बताया गया है। राज्यपाल द्वारा अधिसूचित गांव या गांवों का समूह जिसके अंतर्गत वहां की मतदाता सूची जो है उसमें जितने भी शामिल व्यक्ति हैं उन्हें सम्मिलित रूप से ग्राम सभा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। राज्यपाल जिस गांव को या गांव के समूह को अधिसूचित करेगा, वहां की मतदाता सूची में जितने भी व्यक्ति होंगे उन्हें सम्मिलित रूप से, सामूहिक रूप से क्या कहा जाएगा, ग्राम सभा कहा जाएगा। इन शॉर्ट आप ये याद रख सकते हैं कि ग्राम सभा के बारे में आर्टिकल 243 क में बताया गया है। 243 ख में पंचायतों के बारे में बताया गया है। ठीक है, 243 ग में पंचायतों के स्ट्रक्चर की बात की गई है, पंचायतों की संरचना की बात की गई है। विशेष रूप से यहाँ पर एक पॉइंट आपको याद रखना है कि राज्य की, यानी जो भी स्टेट है जहाँ पर 20 लाख से अधिक पॉपुलेशन है, वहाँ पर पंचायतों की संरचना की जा सकती है। और क्योंकि यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात हो रही है, तो इसके 3 स्तर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है उसको प्रधान या सरपंच कहा जाता है। क्षेत्र पंचायत के जो प्रमुख होते हैं उसको प्रमुख ही कहा जाता है, मतलब क्षेत्र पंचायत का जो मुखिया होता है उसको प्रमुख बोलते हैं। और जिला पंचायत का जो प्रमुख होता है उसको अध्यक्ष, ठीक है, जिला पंचायत अध्यक्ष या चेयरमैन इसको कभी कभी कह देते हैं। हालांकि चेयरमैन शब्द नगरीय निकायों से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसमें ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लेकिन आप इसको याद रखेंगे। अब इसका चुनाव देखते हैं। तो ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है, ग्राम पंचायत के जो मुखिया होता है या प्रधान होता है, सरपंच होता है, उसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से पॉपुलेशन जो भी होती है उस गांव की, उसके द्वारा किया जाता है। क्षेत्र पंचायत के जो प्रमुख होता है उसका
चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, इसी तरीके से जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। निर्वाचन देखेंगे तो इसका जो भी पूरा प्रोसेस रहता है वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, और अधिकतम जो आयु होती है, कह सकते हैं अधिकतम आयु यहाँ पर किसके लिए है, मतलब प्रधान बनने के लिए, प्रमुख बनने के लिए या अध्यक्ष बनने के लिए तो न्यूनतम 21 वर्ष की आयु होना आवश्यक है, और कार्यकाल जो है इन तीनों का 5 वर्ष का होता है। अब इसके बाद में आर्टिकल 243 घ आता है। 243 घ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें पंचायतों में रिजर्वेशन से जुड़े हुए प्रोविजंस दिए गए हैं। महिलाओं को 1/3 स्थान आरक्षित, ये प्रावधान आर्टिकल 243 घ में है। और इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो राज्य विधानमंडल होता है वो महिलाओं के स्थानों को बढ़ा तो सकता है लेकिन कम नहीं कर सकता। ठीक है, इनका रिजर्वेशन बढ़ाया जा सकता है लेकिन कम नहीं किया जा सकता, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों में से कम 1/3 स्थान जो है उसी वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे, यानी कि जितनी सीटें एससी के लिए, जितनी सीटें एसटी के लिए पहले से ही रिजर्व हैं, तो उन सीटों में से जो रिजर्व सीटें हैं, उन रिजर्व सीटों में से 1/3 स्थान जो हैं उसी वर्ग की, यानी एससी वर्ग की बात हो रही है तो एससी वर्ग की महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होंगी। एसटी वर्ग की महिलाओं की बात हो रही है तो उसमें से 1/3, यानी एसटी वर्ग के लिए जितना रिजर्वेशन है टोटल, उसमें से 1/3 स्थान एसटी वर्ग की महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगे। बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इन स्टेट्स में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक है, ये थोड़ा सा अपवाद इसको आप मान सकते हैं। राज्य विधानमंडल अपने विवेक से पंचायतों की संरचना निर्धारित कर सकता है, लेकिन उसको भाग 9 में जो उपबंध दिए गए हैं, संविधान के भाग 9 में जितने भी प्रोविजंस दिए गए हैं उनके अधीन रहते हुए उसको ये काम करना होगा। आर्टिकल 243 झ पंचायतों की वित्तीय स्थिति की, फाइनेंशियल कंडीशन की समीक्षा के लिए, उसके रिव्यू के लिए राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, और प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। तो इन शॉर्ट आप यहां से याद रख सकते हैं कि आर्टिकल 243 झ में राज्य वित्त आयोग के गठन की बात की गई है। इसके बाद में आर्टिकल 243 ट, या इसको आप आर्टिकल 243 क भी कह सकते हैं, इसमें राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है इसकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा, और राज्य निर्वाचन आयुक्त को जो हटाने की प्रोसेस है, वैसे तो इनका कार्यकाल जनरली 5 वर्ष का होता है, लेकिन इनको इस अवधि से पहले भी हटाया जा सकता है, और इनको उनके पद से हटाने का जो प्रोसेस है वो सेम उसी तरीके से होता है जिस तरीके से किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया होती है। क्षेत्र पंचायत की बात करेंगे तो क्षेत्र पंचायत में ग्राम पंचायत व जिला परिषद के बीच की कड़ी इसको माना जाता है। क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। समिति का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है। जिला पंचायत या जिला परिषद जो होती है इसका कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। इसमें न्यूनतम 50 सदस्य हो सकते हैं, मैक्सिमम इसमें 75 मेंबर्स हो सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इसके अलावा जिले की सभी पंचायत समितियों के प्रमुख, लोकसभा के जितने भी सांसद होंगे उस क्षेत्र के, और राज्य विधानमंडल के सदस्य इसके क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। किसके? जिला पंचायत के या जिला परिषद के। एक समिति आती है आपकी भूरिया समिति 1994, ये दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में ये समिति बनाई गई थी। इस समिति ने पेसा एक्ट 1996 जो है इस समिति के सिफारिशों के फलस्वरूप ही लाया गया था। पेसा एक्ट का मतलब है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज। ठीक है, जो भी आपके अनुसूचित क्षेत्र हैं उनमें पंचायतों के विस्तार से जुड़ा हुआ ये एक्ट था। ये भूरिया समिति की सिफारिश पर लाया गया था 1996 में। इसका उद्देश्य था अनुसूचित क्षेत्रों की स्थिति का अध्ययन करना, तो इसको याद रखेंगे आप। आगे देखते हैं, ये अब तक जो आप पढ़ रहे थे ये ग्रामीण स्थानीय सुशासन से जुड़ी हुई चीज़ें थीं। अब यहाँ से देखेंगे हम नगरीय स्थानीय सुशासन से जुड़ी हुई चीज़ें। सबसे पहले 1687-88 में मद्रास नगर निगम की स्थापना हुई थी। ये पहला नगर निगम था। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि सबसे पहला नगर निगम कौन सा था? मद्रास नगर निगम। 1726 में बम्बई और कलकत्ता नगर निगमों की स्थापना होती है, और 1907 में एक कमीशन आता है, रॉयल कमीशन। ये भी जो है नगरीय स्थायी सुशासन से संबंधित था। आपने पढ़ा होगा, जैसे हम पॉलिटी स्टार्ट कर रहे थे तो हमने भारत के संवैधानिक विकास क्रम के विषय में पढ़ा था, तो वहां पर हमने कुछ एक्ट, कुछ अधिनियम वगैरह इन सारी चीज़ों को देखा था। तो जो भारत शासन अधिनियम 1919 था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये स्थानीय स्वशासन के हस्तांतरित विषय सूची में जो है शामिल किया गया था। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा
स्थानीय सुशासन को किस विषय में सूची में शामिल किया गया था? हस्तांतरित विषय सूची में शामिल किया गया था। इसके बाद में भारत शासन अधिनियम 1935, इसके द्वारा स्थानीय सुशासन जो है ये राज्य सूची का विषय बनाया गया। वर्तमान में स्थानीय सुशासन राज्य सूची का विषय है। और जब ये 1919 की बात आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की, तो वहां पर ये हस्तांतरित विषय था। अनुच्छेद 243 थ या अनुच्छेद 243 क्यू, इसमें नगर पालिका के 3 स्तरों के विषय में बात की गई है: नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। जिस तरीके से ग्रामीण स्तर पर पंचायत के 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, उसी तरीके से शहरी स्तर पर या नगरीय स्तर पर जो है 3 स्तर जो है पंचायतों के देखने को मिलते हैं: नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम। आर्टिकल 243 द, इसमें नगर पालिकाओं के स्ट्रक्चर के विषय में बताया गया है। नगर पालिकाओं का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष होता है। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं वो यहाँ से देख लीजिए। अनुच्छेद 243 ब, इसमें नगर पालिकाओं की शक्ति और उनके कार्य या उनके उत्तरदायित्व क्या होंगे उनके बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 243 भ या अनुच्छेद 243 एक्स, इसमें राज्य विधानमंडल द्वारा नगर पालिकाओं को कर लगाने की शक्ति दी गई है। आर्टिकल 243 ध में 3 लाख या अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों के लिए एक वार्ड समिति का गठन किया जाएगा, ऐसा प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 243 य घ या जेड डी में जिला समितियों के गठन या जिला योजना समितियों के गठन की बात की गई है। और अनुच्छेद 243 न में नगर पालिकाओं में जो रिजर्वेशन की व्यवस्था है, आरक्षण की व्यवस्था है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो बहुत कम समय में मैंने आपको जो आपकी स्थानीय स्वशासन से जुड़ी हुई चीज़ें थी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें थी, उनको बताया। इतने कम टाइम में इतना कंटेंट आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। और मैं आपको ये गारंटी के साथ ये चीज़ कह सकता हूँ कि स्थानीय स्वशासन पर अगर आप इतना पढ़ लेते हैं जितना मैंने आपको बताया, आपका इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और यूपी पीसीएस में ऐसा कोई ईयर नहीं है जिस ईयर यहाँ से आपको प्रश्न नहीं पूछा गया हो। 1 से 2 प्रश्न यहाँ से हमेशा पूछे जाते हैं। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है और अब जो मैं आपसे कह रहा हूँ यहाँ तक आप इस वीडियो को सुन पा रहे हैं, तो आप ये एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं इस वीडियो से कि आपको स्थानीय स्वशासन इसके अलावा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यहाँ से अगर कोई प्रश्न बनेगा तो वो आपको इसी वीडियो से मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।